सो हेलो गाइस, आज हम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जनरली अगर इसका एक नॉर्मल एक डेफिनेशन जो है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो क्या है कि इट इज़ द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी व्हेन इट फ्लोज थ्रू इट। ओके, एक लेटरल प्रेशर होता है, ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं। जब आप बोलते हैं, जैसे मान लो रेडियल आर्टरी है ना, तो आप जब उसको चेक करेंगे, उसके जो बीट्स वगैरह चेक करेंगे, तो उसमें आपको प्रेशर जो है ज़्यादा, अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि इसकी हार्ट बीट या इसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, और उसको आप नॉर्मल मैनुअल बीपी एपरेटस से भी पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा है, तो उसको आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रख सकते हो। और पेशेंट टेकिंग हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स मतलब कि नॉर्मल, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, नॉर्मल, एक नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है। बट जो आदमी जैसे हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, तो उसका 130/90 तक भी थोड़ा, मतलब वो भी बढ़ा होता है, बट उसको भी एक नॉर्मल रेंज में मान लेते हैं। बट अगर 140 और 90 से ऊपर आया तो उसको आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। इसेंशियल हाइपरटेंशन व्हेन द कॉज इज़ नॉट नोन, 90 to 95% है ये। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? स्पेसिफिक ऑर्गन डिसफंक्शन इज़ डिटेक्टेड, 5 से 10% ये केसेस हैं। Symptoms: often symptomatic silent killer due to elevated pressure, headache, vomiting, giddiness, breathlessness, palpitations. Due to vascular disease, cerebrovascular accident, acute myocardial infarction. Due to underlying disease, symptoms of underlying organ affected. Okay, तो इसमें क्या होता है कि क्या क्या सिम्टम्स, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है या हाइपरटेंशन से उसको पीड़ित है, तो क्या क्या सिम्टम्स उसको मिल सकते हैं, मतलब कि पेशेंट क्या शो करेगा आपको, क्या क्या लेके आपके पास आएगा। तो जैसे कोई इनिशियल किसी को अगर है, तो ऑसिपिटल हेडेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडेक ऑसिपिटल मतलब कि जो आई का जो एरिया है वहाँ पे आपको पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, चक्कर जैसा आएगा, सांस जो है फूलने लगेगी, और धड़कन जो है दिल की वो बहुत बढ़ेगी। तो ये इनिशियल एक पेशेंट को एक साइन है कि पेशेंट कहीं ना कहीं उसको हाइपरटेंशन की समस्या शुरू हो रही है। ड्यू टू वेस्कुलर डिजीज, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, ठीक है। जो जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, तो उसमें भी जो है ब्लड प्रेशर जो है एलिवेट रहता है, ठीक है। और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब कि जिसके में ब्लॉकेज वगैरह होता है नॉर्मल, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा रहता है, ठीक है। अब कोई और, जैसे कि कोई इन्फेक्टिव, कई कई बार जो होता है सेप्टिसीमिया की कंडीशन है ना, किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, तो वो भी ब्लड प्रेशर को रेस कर देता है। तो आपको पहले तो कॉज देखना पड़ेगा। एक तो अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप आईसीयू में किसी पेशेंट का कर रहे हो ट्रीटमेंट, तो आपको सारे पैरामीटर्स को देख के प्रॉपर क्या मेडिकेशन चल रहा है ना, कहीं कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो बॉडी में ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो ये सब देख के ही आपको पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट करना है। जैसे नॉरएड्रेनालिन भी, आप जैसे पेशेंट का बीपी लो है तो उसमें चढ़ाते हैं, तो कहीं नॉरएड्रेनालिन वगैरह तो कुछ नहीं चल रहा है, तब आपको प्रॉपर चेक करना है उसको, मेडिसिन को, देन आपको आपका ट्रीटमेंट करना है। ये आईसीयू लेवल पे है। तो आईसीयू लेवल पे आपको इन्फेक्शन वगैरह भी देखना पड़ता है। ओपीडी लेवल पे जनरली आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये सब पे ध्यान देना है। आईसीयू में बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब साइंस क्या क्या दिखेंगे, तो ब्लड वेसल्स जो है ब्रूट्स ओवर कैरोटिड, ठीक है। थोड़ा सा आपको कैरोटिड आर्टरी जो होता है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो गर्दन के पास में होता है, तो वहाँ पे एक अलग सा आपको साइन दिख जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रूट क्या होता है, टू रूल आउट रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये ब्रूट जो है, इसको मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। तो स्पेल्स ऑफ स्वेटिंग है, टैकीकार्डिया है, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है स्वेटिंग होगी, और उसका जो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ा रहता है। ट्रेमर्स, नेक स्वेलिंग रहेगा, थायराइड डिसऑर्डर, क्योंकि थायराइड के कारण भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। स्नूरिंग है, डे टाइम सोमोलेंस है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप्स एंड एपनिया है, ठीक है।
नींद की गड़बड़ी, मतलब पेशेंट अच्छे से सो नहीं रहा होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, खर्राटे ले रहा होगा सोने के टाइम पे, है ना, दिन में आलसी जैसा कर रहा है, तो ये कुछ साइंस है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो चुका है। एसिमेट्री ऑफ पल्सेस, ठीक है, पल्स जो है वो उसकी जो एक रिदम है वो बिगड़ी हुई रहेगी, ठीक है। रेडियो फीमोरल डिले, है ना, टेकियासु डिजीज़, कोऑर्टिकेशन ऑफ एओर्टा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको और अच्छे से देख के कोई एक शॉर्ट्स वगैरह बना के ये जो साइंस है इसका प्रॉपर आपको एक मैं वीडियो शॉर्ट्स वाले में डाल दूँगा। इसको थोड़ा क्लियर मुझे भी करना है, तो ये आपको मैं डाल दूँगा उसमें, ठीक है। बट जनरली जो है नॉर्मल जो हमने सिम्पटम्स देखे हैं वो मेनली आप उसको देख के आप आगे बढ़ सकते हो ट्रीटमेंट में। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, तो प्रॉपर एक बीपी मेजरमेंट आपको करना है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 2 और मोर सीटेड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग ईच ऑफ 2 और मोर आउट पेशेंट विजिट, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा आपको बार ब्लड प्रेशर लेना है, मतलब कि आप जब पेशेंट आएगा एक बार में ही उसका ब्लड प्रेशर लेके उसको हाइपरटेंसिव आप घोषित नहीं कर सकते। प्रॉपर उसको की जो है सिटिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी। जैसे हो सकता है कि एक दिन में 2-3 बार आप लेके देख लो, है ना। जनरली आप 5 बार या दोनों हाथ में भी लेके देखते हैं, थाइज़ में भी लेके देखते हैं, तब फिर जो है कन्फर्मेशन करता है कि हाँ भाई, क्योंकि अगर कंटिन्यू उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर है कि ये पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे इनिशियल इवैल्यूएशन के लिए, तो एक हेमाटोक्रिट एचबी कराओगे, सीरम बीयूएन कराओगे, मतलब यूरिया यूरिया वगैरह का, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिनिन कराओगे, सीरम पोटेशियम कराओगे, फास्टिंग ब्लड शुगर कराओगे, क्योंकि आरबीएस और ब्लड प्रेशर का बहुत रिलेशन होता है कि पेशेंट को अगर डायबिटिक है तो उसको हाइपरटेंसिव होने का भी चांसेस रहता ही है, ठीक है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एस ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ये आपको वेसल्स का, मतलब वेसल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहीं जमा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको हार्ट डिजीज़ वगैरह पेशेंट को हो सकता है और ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली एक सही रेंज में नहीं होता है इसके कारण, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये आपको कहीं एल्बुमिन, ब्लड ग्लूकोज, तो ये आपको किडनी फंक्शन वगैरह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरिया क्रिएटिनिन है ना, एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो उसकी मात्रा वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ईसीजी एक चेक करा लो, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और एसटीटी चेंजेस, है ना, ये होता है ब्लड प्रेशर में। फंडोस्कोपी फॉर हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं, तो इसमें क्या है, टीएसएच करा लो आप, मतलब कि, है ना, और सीबीसी, एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड कर लो, चेस्ट एक्सरे देख लो, कार्डियोमेगेली से देख सकते हो, क्योंकि देखना जब आप एक्सरे कराओगे तो उसमें जब चेस्ट एक्सरे आएगा तो लंग्स में जो एक कार्डियक एंगल रहता है वो कई बार बढ़ा होता है, तो उससे आप ये कर सकते हो कि पेशेंट का जो हार्ट का साइज़ है वो बढ़ा है, तो जिसका हार्ट का साइज़ बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसको जो है ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यूएसजी रीनल सिस्टम करा लो, कॉर्टिकल स्केरिंग है, श्रंकन साइज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ठीक है। इको करा सकते हो एक, तो इको से क्या पता चलेगा आपका कि जो हार्ट में जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, तो इसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, इसमें जो ब्लड का जो फ्लो है वो सही हो रहा है कि नहीं, ब्लड जो है इजेक्ट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको इको से पता चल जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। तो ये जो पैरामीटर्स है, देखो हर चीज़ एकदम से ऐसा नहीं कि आया पेशेंट तो तुरंत तुरंत ये चीज़ें आप तुरंत तुरंत एकदम ऑर्डर शीट पे लिख के और करा दोगे, आपको एक्सपीरियंस बेस पे इसको करना पड़ेगा। स्पेशल टेस्ट टू स्क्रीन फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ओनली इन इंडिकेटेड केसेस। अब ये क्या है कि कोई पेशेंट जो है उसका कोई हिस्ट्री है, देन उसको लेके वो आपके पास आया है, तब आप क्या क्या टेस्ट कराओगे, ठीक है। रीनोवेस्कुलर डिजीज़ है तो रीनल डॉपलर कराओ, एमआर एंजियोग्राफी कराओ, डीटीपीए स्कैन कराओ, रीनल पैरेन्काइमल किडनी बायोप्सी कराओ, ठीक है, क्योंकि कहीं किडनी में कोई कैंसर वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, कैंसरस सेल्स तो नहीं ग्रो हो रहे हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन एंड कैटोकोलामाइंस, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम है, एसआर कॉर्टिसोल है, डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एल्डोस्टेरोनिज्म, प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन रेनिन रेशियो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है।
अब आपको जो है एनुअल टेस्ट इन हाइपरटेंशन सब्जेक्ट्स है, तो ये लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस, ईसीजी, हीमोग्राम। नॉर्मली कोई पेशेंट आता है तो उसको आप सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी है ना, ईसीजी ऐसा तो आप करा सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, है ना। हाउ टू ट्रीट, गोल बीपी क्या रहता है, 150/90 mmHg इन अल्डरली एंड 140/90 mmHg इन ऑल अदर्स इंक्लूडिंग डीएम एंड सीकेडी, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस टू मैनेज हाइपरटेंशन, तो एक तो वेट रिडक्शन करना है, अटेन एंड मेंटेन बीएमआई लेस देन 25 kg पर एम स्क्वायर, ठीक है। अडॉप्ट DASH ईटिंग प्लान, डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स with reduced contents of saturated and total fat. Dietary sodium reduction less than 4.8 से 7.4 ग्राम NaCl per d. Physical activity, regular aerobic activity, brisk walking for 30 मिनट पर डे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल आपका जो है रूटीन वाला है, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। इनिशियल जो पेशेंट अगर बीपी वाला आएगा, इनिशियली जिसका हाई रहेगा, तो उसको पहले तो आपको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज करना है, देन फिर ट्रीटमेंट की ओर, मेडिसिन की ओर बढ़ना है। तो क्या करना है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बीपी जो है क्लासिफिकेशन है नॉर्मल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 120 mmHg है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 80 mmHg है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें करना है आपको, और कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है। अब प्री हाइपरटेंशन की केस है, कब होगा प्री हाइपरटेंशन, 120 से 139 mmHg है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 89 की रेंज में रहेगा। तो इसमें क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपको पेशेंट को एनकरेज करना है और ड्रग थेरेपी नहीं रखनी है। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है, 140 से 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर रहा पेशेंट का, और 90 से 99 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, और उसके साथ साथ एक सिंगल एजेंट, मतलब कि एक सिंगल ड्रग आपको इंट्रोड्यूस करना है। स्टेज 2 में क्या है कि 160 से अगर ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर है और 100 से ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कराओ, और उसमें ड्रग थेरेपी कॉम्बो में दो, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं हाइपरटेंसिव मेडिसिन के, तो उसको आपको कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा। अब इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट का पहले एज देखो, 30 साल से अगर ज़्यादा है, प्रॉपर हिस्ट्री लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस बाय बीपी 140 से 90 से ज़्यादा अगर रहा, तो उसको प्रॉपर आप पहले तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, एडिक्शन वगैरह है तो वो बंद करवाओ, उसको मॉर्निंग में अच्छे से उठने बोलो। इसको आप पहले तो पेशेंट को जो है सिखाओ, देन उसके बाद ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो। एज अगर 60 साल से ज़्यादा है, तो आपका गोल जो है ट्रीटमेंट का 150 से 90 से नीचे आपको जो है बीपी लाना है, ठीक है। और अगर 60 साल से कम है पेशेंट, सॉरी पहले वाले में 60 साल से ज़्यादा है, और 60 के नीचे वाले का 140/90 से नीचे लाना है। तो बीपी अगर 140 से 160 रहेगा, तो आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो टैब एम्लोडिपिन है 5 mg, इसको ओडी डोज से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे 140/90 mmHg वाला जो है, उससे कम वाले में आपको क्या करना है कि अगर बीपी 140 से 100 की रेंज में है, मतलब वही सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाला जो रेंज है, या मतलब सॉरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ही मेनली यहाँ बात कर रहा है ये, तो आपको जो है ACE इनहिबिटर्स जो रहता है, ये रीनल फेलियर वाले पेशेंट में आपको नहीं देना है। तो टैब इनएल्प्रिल 5 mg OD आपको स्टार्ट करना है अगर 60 साल के नीचे वाला पेशेंट रहा तो, ठीक है। गोल अचीव्ड अगर हो गया तो आपको वहीं उसको ही कंटिन्यू करना है। गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो डोज बढ़ाना है, जैसे इनएल्प्रिल 10 mg करना है, एम्लोडिपिन 10 mg करना है। फिर भी गोल नहीं अचीव हुआ तो फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ चलना है कि एम्लोडिपिन है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो एक वेसो डायलेटर रहता है, वेसल डायलेटर रहता है, उसको आपको ऐड करना है।
ये 5 mg रहेगा, ये 12.5 mg ओडी रहेगा, है ना। दोनों को एक कॉम्बिनेशन टैबलेट को ओडी डोज में देना है। यहाँ भी इनएल्प्रिल के साथ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड स्टार्ट करना है। अब क्या है, तो अगर 60 साल से ज़्यादा है पेशेंट तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा कि भाई बीपी को 150 से 90 के रेंज में नीचे करना है और गोल अचीव्ड हो गया फिर, है ना, जैसे कि वो मेडिसिन से। तो अगर 60 साल के ऊपर है, गोल ऑफ ट्रीटमेंट 140/90 से नीचे है ना, तो ये जो है आपका हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया पे बढ़ते हैं। अगर बीपी 160 mmHg से ज़्यादा है दोनों ही केसेस में, तो क्या करोगे, तो आपको एम्लोडिपिन जो है और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, है ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पे जो है हमने पहले देखा था। अगर नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आपको इसको ही ड्रग डोज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्लोडिपिन कब यूज़ करना है और इनएल्प्रिल कब यूज़ करना है, बस इतना ही पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो है धीरे धीरे को देखो, यहाँ पे जैसे जैसे फिर अब नहीं बढ़ा तो फिर देखो यहाँ पे भी इनएल्प्रिल भी ऐड हो गया, यहाँ पे एम्लोडिपिन भी ऐड हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही केसेस में। लेकिन आपको जो है ब्लड प्रेशर की रेंज देखनी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अगर आपको लग रहा है तो आपको उसको रिफ़र करना है डीएच में, ठीक है। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड था। अब नीचे में देखते हैं कि अगर एज 30 साल से नीचे है और बीपी 140/90 तो इसको तो डीएच में भेज दो, ठीक है। और इफ़ बीपी 160 तो इसको स्टार्ट 2 मिनट टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे था जो यहाँ पे ट्रीटमेंट का है वो देना है आपको। उसके बाद है अगर इनिशियल बीपी तो ये है, तो इसमें फ्रोसामाइड 60 mg स्टेट में लगाना है आपको, ठीक है। इनिशियल बीपी जो है मतलब जिसको लेसिक्स बोलते हैं अपन, फ्रोसामाइड जो है जो डायूरेटिक रहता है, लूप होल डायूरेटिक, उसको यूज़ करना है। सीरम क्रिएटिनिन 1.5 mg% से अगर ज़्यादा है तो उसको तो डीएच में रिफ़र करना है आपको। अब हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में है तो क्या करना है, टैबलेट मिथाइल डोपा जो है 500 mg से 1000 mg पर डे में देना है इसको 3 डिवाइडेड डोज में, ठीक है। टैबलेट निफिटिमिन जो है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है 30 to 60 mg ओडी बीडी। अदर ड्रग्स कैन बी गिवन लेबेटोलॉल, हाइड्रोलाइजिन, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs अवॉइडेड, ठीक है। उसके बाद है, तो ये हमने आज हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा है। ये एक जनरली प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि और इसको अच्छे से, इसके बारे में अगर मुझे और कुछ चीज़ें जो मैं अगर स्टडी करूँगा, मैं और कुछ इसके बारे में अगर लर्न करूँगा तो मैं आपको और इसको शेयर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।